सर मैं आपका यहाँ पर आप ही के स्टेज पर यानी आपने के दिए हुए स्टेज पर आपका स्वागत करता हूँ। क्या है सर कि हम जो मुसलमान हैं, ख़ासतौर से इंडियन मुसलमान, ये अंतर्द्वंद के बड़े शिकार हैं। कुछ चीज़ें होती है हम मानने के लिए तैयार नहीं होते, कुछ चीज़ें नहीं होती है हम उनको पकड़ के खड़े होते हैं। कि मेरे सर की फटी टोपियों पे न जाओ, मेरे बाप दादा के ताज अजायब घरों में सजाए रखे हैं। आठ 800 साल हमने राज किया है, हम कैसे मांगेंगे कुछ? तो ये जो तजाद है, जब तक के इन तजादों से ऊपर नहीं उठेंगे, हम सच्चाई को कबूल नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इतने आईने बताए जा चुके हैं हमको, और फिर भी अगर हम सच्चाई को नहीं मानेंगे, तो हमारी बहन ने यहां एक आयत, बड़ी खूबसूरत आयत पढ़ी है आप लोगों के लिए कि अल्लाह उस कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत ना बदलना चाहे। तो बेसिक क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या हम ये मानते हैं कि भारत का मुसलमान दिन ब दिन पिछड़ता जा रहा है? अगर हम ये मानते हैं तो हम अगले स्टेज पर जाएंगे। अगर हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम पिछड़ रहे हैं, तो फिर किसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं है, ये सब फजूल एक्सरसाइज है। तो मैं ये मानता हूं कि हां, हम पिछड़ते जा रहे हैं। शेख साहब ने कुछ डाटा रख दिया जो कल के रिजल्ट का है और 15 रोज पहले के रिजल्ट का है। अगर हम पिछड़ते जा रहे हैं तो फिर इसका इलाज क्या है? तो इसका इलाज क्या होना चाहिए, इसी की बात करने के लिए आज हम और आप सब यहां जमा है। सर दूसरा प्रॉब्लम यह है हमारे पास कि हम जो इंडियन मुसलमान हैं, हम एक होमोजेनस क्राउड नहीं है। हम हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में हमारे पास बहुत बड़ी दरी है। हमको मानना पड़ेगी ये बात कि जब इस तरह के टॉक्स होते हैं तो कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों के बीच में टॉक्स होते हैं जो नीचे परकोलेट ही नहीं होते, क्योंकि जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है और जो हमारा पिछड़ा हुआ कम पढ़ा लिखा तबका, इनको जोड़ने के लिए मजहब के अलावा हमारे पास दूसरी कोई चीज नहीं है। और जब जब मजहबी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, सिंपोजियम्स होते हैं, इज्तिमात होते हैं, उसमें हम जमीन के अंदर और आसमान के ऊपर के अलावा बीच में की कोई बात करना पसंद नहीं करते। हमको सच्चाइयों को मानना होगा, नहीं मानेंगे तो मिट जाएंगे, बहुत दूर नहीं है वो। मेरा अपना ये मानना है कि अगर मेरे साथ जुल्म मेरे मजहब को लेकर हो रहा है, तो मुझे रिजर्वेशन का हक भी मजहब को लेकर ही मिलना चाहिए। 2014 से आज तक तकरीबन 125 मुसलमान मॉब लिंचिंग में मारे गए। उनसे ये नहीं पूछा गया कि तुम्हारा फिरका कौन सा था, उनसे ये नहीं पूछा गया कि आपकी जाति खानदान कौन सी थी। उनको सिर्फ इसलिए मॉब लिंचिंग हुआ उनका कि वो मुसलमान थे। तो जब जुल्म आप रिलीजन को लेकर के कर रहे हो, तो आपको राइट्स भी रिलीजन को लेकर करना होगा। तो अब जब रिजर्वेशन की बात आती है, ये एक सॉल्यूशंस में से एक सॉल्यूशन रिजर्वेशन है, जो एक इमीडिएट सॉल्यूशन है, जिसकी अशद जरूरत है और बहुत जल्द जरूरत है।
शेख साहब ने कहा कि इक्वल प्ले फील्ड तो मिलना ही चाहिए, वहां तक के पहुंचाने के लिए इक्विटी का तकाजा है कि अगर दो लोग हैं, दोनों की हाइट अलग अलग है, तो जिसकी हाइट कम है उसको आप स्टूल दीजिए, आप दूसरे को मत बोलिए कि तू नीचे झुक जा। तो वो स्टूल या रिजर्वेशन है। तो अगर हम 1% भी नहीं है गवर्नमेंट सर्विसेज में, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 2% भी नहीं है, 2 सितंबर के लोकमत ने छापा कि हायर एजुकेशन में मुस्लिम बच्चियां 2% भी नहीं पहुंचती है, तो इसका इमीडिएट आज इलाज ये है कि आपको कम से कम एजुकेशन में आज की हालत में आप 14% हमारा पॉपुलेशन इंडिया में उतना नहीं दे सकते, तो 7% तो दीजिए। एक अभी सेव मेरिट सेव नेशन एक मूवमेंट चल रहा है, पता नहीं उसके ऑर्गेनाइजर्स को मेरे बारे में क्या लगा, उन्होंने मुझे भी बुलाया था सर। तो मैंने वहाँ कहा कि भाई देखिए, जो झगड़ा है सेव मेरिट सेव नेशन का, ये ओपन और रिजर्वेशन इनके बीच का झगड़ा है, और मैं तो कहीं नहीं हूँ, जिस कम्युनिटी से मैं आता हूँ वो कहीं नहीं है। लेकिन इस झगड़े का एक इलाज है कि हमारा संविधान कहता है कि फ्रैटर्निटी और इक्वेलिटी। फ्रैटर्निटी हमारी बहन ने बताया आपको कि एक ही इंसान से हम सब पैदा हुए, भाई बहनें हैं, फ्रैटर्निटी आ गई। अब इक्वेलिटी बची है, तो इक्वेलिटी ये है कि नेशनल रिसोर्सेज जो है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाए। तो सबसे पहले हम एक काम करें कि जाति पर आधारित हम सेंसस करवा लें। जिस जाति की जितनी पॉपुलेशन है उतना उसको रिजर्वेशन दे दे, बात खत्म। तो जो आज सबसे ज्यादा जगह काबिज है वो 3% है, उनको हम 3% दे देते हैं सर, क्या शिकायत बचती है? हम आपके मेरिट में नहीं आ रहे। सर ने जैन कम्युनिटी की बात की, वो 1% भी नहीं है, हम उनको उतना दे देंगे, हमको 14% दे दो आप। तो सर वो कहने लगे कि आप देश को बांटने की बात करते हो। तो मैंने कहा कि 50% आप अपने लिए लेके बैठे हो, संविधान में रिजर्वेशन के लिए 50% की लिमिट कहीं नहीं है। आपने अपने दिल से अपने लोगों को ऊपर बिठा के लिख दिया कि 50% से ज्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो क्या यह आपने अपने देश को नहीं बांट दिया? तो ये लड़ाई बड़ी तेजी से चल रही है। जिनको रिजर्वेशन दे दिया उनको प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलना, इसकी पूरी कोशिश जारी है। प्रमोशन मेरिट पे होना चाहिए, और उसकी सर्विस बुक को सर्टिफाई वो करेगा जो कभी नहीं चाहता कि इसने ऑफिस में आए। इन सारे प्रॉब्लम्स से अगर जूझना है तो हमको साथ में चलना पड़ेगा सर। और आपने जो आज कोशिश की, हम आपके साथ रहेंगे। जो शेख साहब ने कहा, ये पहला प्रोग्राम नहीं है जब माने साहब हम लोगों के बीच है। यवतमाल में 5 जिलों के लिए एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी 2 साल कबल, लॉकडाउन से पहले, मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। माने साहब वहाँ की नोट स्पीकर थे। आपने एक बात कही थी कि मुसलमानों का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इनके पास कैडर की कमी है। वो एक ऐसे कैडर की कि जो पूरे कम्युनिटी को उसके प्रॉब्लम्स समझाए। सॉल्यूशंस तो बाद में आएंगे, पहले प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए। यवतमाल का आपका बहुत एक हिस्टोरिकल लेक्चर था, और आपने एक ऑफर किया था कि मुझे 100 नौजवान दो मुसलमानों में से, मैं उनका कैडर ट्रेनिंग करूंगा और वापस कम्युनिटी में जब छोड़ूंगा तो आप खुद उसका चेंज देखेंगे। और कैडर ट्रेनिंग से या एक टारगेटेड काम लेकर के चलने के क्या फायदे होते हैं, उसकी मिसाल हमारे नागपुर की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेड शेख साहब है, CSRE, कि उन्होंने तय किया कि एजुकेशनल और करियर अवेयरनेस का हम काम करेंगे। तो हम लोगों को उस वक्त लगता था 6 साल पहले कि क्या होगा, लेकिन आज कितने सेंटर नागपुर में शुरू हो गए, रोज कितने लोग उनके ऑफिस आते हैं सिर्फ करियर गाइडेंस के लिए। तो ये कैडर बेस्ड का काम। तो एक छोटी सी जर्नी हम करते हैं रिजर्वेशन ऑफ मुस्लिम्स की हिस्ट्री पर सर। 1947 से पहले क्या हुआ वो मैं नहीं जानता,
क्योंकि मेरा यह मुल्क पैदा ही 15 अगस्त 1947 को हुआ। लेकिन उससे एक दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ। वो एक्सीडेंट था इस मुल्क के दो हिस्सों में बंट जाना। उनकी वजूहात में हम नहीं जाएंगे, लेकिन एक मुल्क बना था जो एक मजहब की बुनियाद पर बना था। जिनको मजहब की बुनियाद पर चलना था वो चले गए। दूसरा जो मुल्क मेरा भारत जो बना था वो सेकुलरिज्म के बुनियाद पर बना था। जिनको सेकुलरिज्म पर यकीन था वो यहां रुक गए। तो भारत का मुसलमान इकलौता ऐसा यहां का शख्स है, भारतीय है, जिसके पास ऑप्शन था कि या तो तुम पाकिस्तान चले जाओ जो एक रिलीजन बेस्ड कंट्री है, या सेकुलरिज्म बेस्ड कंट्री इंडिया में रह जाओ। हमारे बाप दादा ने चुना इंडिया। उन्होंने रिलीजन बेस्ड कंट्री में जाने को ठुकरा दिया उस ऑफर। तो हम अकेले मुसलमान हैं जो बाय चॉइस इंडियंस हैं, बाकी सब बाय कंपल्शन है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और पाकिस्तान की लाश हमारे सर पे। 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में एक वादा किया गया था कि जो मुसलमान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरपर्सन थे उस टाइम, और उन्होंने पूरे मुल्क से के जानिब से एक वादा किया था कि जो मुसलमान इंडिया में रहेंगे उनके साथ मजहबी तौर पर कभी कोई फर्क नहीं किया जाएगा, उनके पूरे राइट्स का प्रोटेक्शन होगा। ये कोई इलेक्शन के चुनावी रैली का वादा नहीं था, यह संविधान सभा में किया गया वादा था। आज भी आप लोकसभा की वेबसाइट पे जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में आपको 15 अगस्त का उनका वो लेक्चर रिकॉर्डेड मिलेगा। हमने उस वादे पर यकीन किया, हम इंडिया में रुक गए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक कमेटी अपॉइंट करी जिसको माइनॉरिटी राइट्स तय करने थे, फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटी राइट्स। उसके चेयरमैन से सरदार वल्लभ भाई पटेल। उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दिया और उस रिपोर्ट में वो कहते हैं कि हां, इंडिया में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टेबल हुआ। टेबल होने के बाद पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको एक्सेप्ट किया कि हां, इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया जाए। और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि एक ही ऐसा सब्जेक्ट था जो रीओपन किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस सब्जेक्ट को रीओपन किया। इसका अपोज हुआ। मुस्लिम मेंबर्स ने कहा कि ये ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुका है, रीओपन नहीं किया जा सकता। तो फिर एक ग्रुप ने कहा कि नहीं, अगर 25% लोग इसको वोट करते हैं तो इसको रीओपन होगा। और उन 25% ने वोट किया कि हाँ, इसको रीओपन किया जाए, और रीओपन करके उस क्लॉज को डिलीट किया गया। यह पहला गिफ्ट था कांग्रेस का हमको दिया हुआ। दूसरा गिफ्ट आया, शेख साहब ने कहा कि शेड्यूल कास्ट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के नाम से, जो इस मुल्क में आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ बना हुआ पहला कानून है, जो रिलीजन बेस्ड है, जो डिस्क्रिमिनेशन करता है रिलीजन को लेकर के। वो कहता था कि सिर्फ हिंदू ही शेड्यूल कास्ट हो सकते हैं। तो उसका असर क्या हुआ कि बाजू बाजू में घर, बाजू बाजू में काम कर रहे, एक ही जगह काम कर रहे, एक ही तरह का काम कर रहे, मुसलमान मेहतर और हिंदू भंगी। लेकिन हिंदू भंगी हो गया शेड्यूल कास्ट और मुसलमान मेहतर हो गया ओपन। बाजू बाजू में दुकानें एक ही तरह का काम कर रहे, हिंदू खाटिक हो गया शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम कुरैशी हो गया ओपन। तो सारे फायदे पड़ोसी ले गया। और इसको किस चीज की सजा दी कि तुम्हारे फोर फादर्स ने रिलीजन चेंज कर लिया और आज तुम हमारे मंदिरों के पेटियों में इकोनॉमी बिल्कुल नहीं बढ़ाते हो,
इसकी सजा उसको उस दिन दी गई। वो तो मंडल आयोग आया और ये जो ओपन हो गई थी पिछड़ी जातियां, उनको कम से कम ओबीसी का फायदा मिला। बार बार ये शिकायतें की गई कि मुसलमान पिछड़ता जा रहा है, लेकिन वो खुश किस चीज में थे कि हमने शाहबानों का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उल्टा कर दिया। मुसलमान खुश, अपनी ही बेटियों पर, अपनी ही बहनों पर जुल्म करके हम खुश कि उसको तो मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो भीख मांगे, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन में जाए, लेकिन नहीं, हम खुश। शिलान्यास हुआ, नहीं नहीं वो तो मस्जिद के बाहर हुआ, हम खुश। हम आपको बचा रहे हैं हिंदुत्ववादियों से। अरे बचाने वाला तो अल्लाह है, लेकिन बस एक ही वादा, अरे उनको पैदा किसने किया? लेकिन हम खुश। कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जब लैंग्वेज का क्वेश्चन आया और यह बताया गया कि महात्मा गांधी ने वादा किया था कि भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज ये हिंदुस्तानी होगी, जो 2 तरीके से लिखी जाएगी, तो सरदार पटेल कहते हैं कि देखो ये जो सब बातें थी ये 15 अगस्त 1947 को खत्म हो गई। जो आपको दिया जा रहा है वो लो, हिंदुस्तानी कभी भी यहां की जबान हो नहीं सकती। हिंदुस्तानी यानी हमारी उर्दू। रिक्रूटमेंट के सारे एग्जाम, अगर महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो चपरासी से लेके तो डिप्टी कलेक्टर तक के सबके लिए मराठी कंपलसरी है, मराठी में होती है। एक भी एग्जाम उर्दू में नहीं होता। ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकता है एक उर्दू एमपीएससी के लिए, लेकिन उससे नीचे के सी और डी कैटेगरी में नहीं होता है। और हमारे नेताओं ने बढ़ चढ़ के हमारे सारे मोहल्लों में उर्दू की स्कूलें खोले। यानी जाना था हमको दिल्ली और रास्ता आपने हमको कन्याकुमारी का बता दिया। हम खुश, हमको उर्दू के लिए मिल रही। हम भी छोटे थे, मैं खुद, अयूब सर हम साथी हैं, वो कारंजा में पढ़ते थे, हम दारवा में पढ़ते थे। ही वॉज 2 years सीनियर टू मी। दोनों उर्दू मीडियम से थे और हम भी खुश होते थे कि हम उर्दू मीडियम से पढ़ रहे। तो हम जब पूछा जाता था कि उर्दू ही क्यों, तो नहीं, बोले हमारे मजहब का सारा लिटरेचर उर्दू में। बड़े होने के बाद मालूम पड़ा कि अरे उर्दू में तो कोई लिटरेचर ही नहीं है मजहब का, सारा लिटरेचर तो इंग्लिश में है। और उर्दू ना मेरी जुबान है ना आपकी जुबान है, क्योंकि जुबान ये कम्युनिकेट करने के लिए। अगर आपको बहुत ही पसंद है तो एक सब्जेक्ट करके पढ़िए, लेकिन ये जो आपने हमको गुमराह किया, या तो सारे एग्जाम उर्दू में रखो या हमको मराठी पढ़ाओ। नहीं। उसके बाद फिर आया 2014 में इलेक्शंस होने वाले हैं। कांग्रेस राष्ट्रवादी को पता चला कि अब मुश्किल है, तो कोई भी कानून बनाने के 2 रास्ते होते हैं। शेख साहब ने बताया कि जैसा हाउस में अगर आप लाते हैं, उसको एक्ट बनाते हैं, तो वो एक्ट का एक अलग इफेक्ट होता है, वो परमानेंट होता है। अगर आप ऑर्डिनेंस इशू करते हैं तो उसकी जिंदगी ज्यादा से ज्यादा 6 महीने होती है। तो आपने एक पे बैक स्कीम लाई मुसलमानों के लिए। मॉल्स में होता है पे बैक, आप आइए आज खरीदारी कीजिए, 1000 रुपए का आपने खरीदे तो 100 रुपए पे बैक देंगे। तो आप जाके मांगिए 100 रुपए दीजिए, नहीं नहीं, आप जब अगली बार आएंगे ना खरीदारी के लिए तो 100 रुपए का क्रेडिट आपको मिलेगा। तो एक पे बैक की स्कीम लाई उन्होंने कि 2014 में हमने ऑर्डिनेंस निकाल दिया मुसलमानों के रिजर्वेशन का। अब ये इलेक्शन में आप हमको वोट दीजिए, हम अगर अगली टाइम चुन के आ गए तो हम पे बैक स्कीम में आपके लिए एक्ट बनाएंगे। अब इनकी दुकान हो गई बंद, चुन के नहीं आए।
जो सरकार आई वो ये कहती थी कि रिलीजन के बेसिस पर हम कोई रिजर्वेशन नहीं देते, हमको उनसे शिकायत भी नहीं है क्योंकि हमने कभी वोट नहीं दिया उनको, हमको उनसे कोई उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन मैंने तब कांग्रेस के लीडर से कहा कि आपकी नीयत बहुत अच्छी थी, ऐसा मैं मानता हूं, तो सरकार रिजर्वेशन देगी तब देगी, आप सिर्फ इतना कीजिए, आपको सचमुच मेरे कम्युनिटी से इतना प्यार है तो आपके इतने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके इतने कोऑपरेटिव में बड़े बड़े कारखाने हैं, आप अपने तौर पे अपने यहां मुसलमानों को 10% नौकरियां दे दीजिए। उसके लिए तो सरकार की किसी पॉलिसी की जरूरत नहीं है, उसके लिए किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। तो अब महानगर पालिका के इलेक्शंस है, उसमें जितने लीडर्स आएंगे आप उनको पूछिए कि भाई तेरा धंधा क्या है, तेरी अगर दुकान है, 5 लोग अगर काम करते तो उसमें कितने मुसलमानों को नौकरी दिया, तू अगर डॉक्टर है, तेरा दवाखाना है तो कितनी नर्सेस मुसलमान है, डॉक्टर तो छोड़ दो। तो अगर तुम हमारे साथ पावर शेयरिंग नहीं कर सकते तो प्लीज हमको डराओ मत, बी फेयर। 1947 से आज तक के आप हमको छलते हुए आ रहे हो, जो भूत है ही नहीं उसका हमको डर बता रहे हो, हमारे किसी मसले पर हमारे साथ नहीं आ रहे हो, तो हम आपके साथ क्यों जाएंगे? हम डॉक्टर सुरेश माने जैसे नेताओं के साथ क्यों नहीं जाएंगे? हो सकता कि आज वो अपील उतनी बड़ी नहीं लग रही हो, लेकिन जब आपके 100 लोग उनके साथ कैडर ट्रेनिंग में जाएंगे, हो सकता है कि वो एक अपील बन के खड़ी हो जाए। लेकिन जो हमारे हक की बात करेगा, हमने उसके साथ जाना चाहिए। जिनको हमने टेस्ट कर लिया, जिन्होंने हमारे लिए दिलों में कोई जगह नहीं रखी, हमने उनके साथ क्यों जाना? इन सवालात के जवाबात हमको ढूंढने पड़ेंगे, हमको सोचना पड़ेगा। अपने बलबूते पर यह कम्युनिटी जितना कर सकती थी उससे बहुत ज्यादा करती है। सर, कोरोना में यह अकेली ऐसी कम्युनिटी थी जिसने हर कम्युनिटी के लिए काम किया है। एक बुक पब्लिश हुई मराठी में, कोरोना काळात मुसलमानांनी हिंदूंना केलेली मदत, कि कोरोना के काल में मुसलमानों ने हिंदुओं को की हुई मदद। इस पर एक सबाने जी है कोल्हापुर से, उन्होंने किताब लिख डाली। जब मुझे पता चला वो किताब के बारे में तो मैं खुद आश्चर्यचकित था कि इस तरह भी कोई लिख सकता है। तो मैंने उस बुक का रिव्यू लिख डाला सर, क्योंकि देखिए उसने इतनी बड़ी बात की थी। और मैं महाराष्ट्र टाइम्स को धन्यवाद देना चाहूंगा कि महाराष्ट्र टाइम्स ने वो बुक रिव्यू भी छापा। तो हम अपनी औकात से बहुत आगे जाके काम करते हैं, लेकिन वो रेसिप्रोकेट भी होना चाहिए। वो रेसिप्रोकेट नहीं होता है क्योंकि आप हमको आइडेंटिफाई करते हो हमारे कपड़ों से। हमारे सुप्रीम लीडर कहते हैं कि कपड़ों से पहचानो। तो अगर आप हमको आइडेंटिफाई हमारे कपड़ों से करते हो तो आप देखो सर, सरकारी महकमों में हम कहीं नजर नहीं आ रहे। आप आइडेंटिफाई करो हमको कि कॉलेजेस में हम कहीं नजर नहीं आ रहे। और अगर सबका साथ और सबका विकास करना है तो ये आइडेंटिफाई किए हुए लोगों के लिए वहां जगह बनाइए। डॉक्टर जफर महमूद साहब जो ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन हैं, नागपुर में उन्होंने नितिन गडकरी जी को ये एक ऑफर दिया था इलेक्शन से पहले कि हमारी रिलीजियस कोई डिमांड नहीं है, हमारी सोशल और एजुकेशनल ही डिमांड है, आप ये पूरी कीजिए, हम आपके साथ हैं। क्या हुआ? बेचारे नितिन जी बेचारे हो गए, लेकिन ये उन्होंने रखा था। मैं उनको गैर हाजिर है लेकिन मुबारकबाद देना चाहूंगा उस हिम्मत के लिए कि उन्होंने ये डिमांड रखी थी कि हम कहीं नहीं है, हम गैर हाजिर हैं।
तो अगर हमको आप इंसाफ देना चाहते तो पुरानी चीज़ों को हम भूल जाएंगे। आप ये रिजर्वेशन दीजिए हमको, आप हमको कुछ सहूलतें दीजिए। मुस्लिम बच्चियां हमारी नहीं है, 2% है हायर एजुकेशन में, तो उसका रीज़न है सर, हम उनके लिए एनवायरनमेंट ही क्रिएट नहीं कर पा रहे। आर्टिकल 38 कहता है कि सरकार की जिम्मेदारी होगी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे लिए अगर हमारी बच्चियों के लिए कहीं हॉस्टल्स नहीं है, हम माइनॉरिटी कहलाते हैं क्योंकि हमारा कल्चर अलग है, हमारी ज़रूरतें अलग है। आप अगर हमारी बच्चियों को चाहेंगे कि वो मेजॉरिटी के बच्चों के साथ रहे, हमारे बच्चों को चाहेंगे कि वो मेजॉरिटी के बच्चों के साथ ही रहे, तो हम कभी मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमारी जो स्पेशल रिक्वायरमेंट है बीइंग अ माइनॉरिटी वो पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए हमको सेपरेट रिजर्वेशन की सख्त जरूरत है। हमारी बच्चियों के हॉस्टल्स अलग हो, हमारे बच्चों के हॉस्टल्स अलग हो, इससे कोई देश नहीं बंटने वाला है, क्योंकि आपने 70 साल से एक साथ रखा, फिर भी हमको आप अलग कहते हैं। तो रिजर्वेशन की जरूरत का अगर हमको आइडियल नमूना देखना है तो हमको शेड्यूल कास्ट को देखना होगा, हमको शेड्यूल ट्राइब को देखना होगा, क्यों उनको जो फायदा मिल रहा है तो कम से कम हमको उतना तो फायदा मिले। हमारे हक के 5% रहे कि जहां सिर्फ हमारे बच्चे जा पाए। तो ये अगर हासिल करना है तो इस डिमांड को नीचे तक के परकोलेट करना पड़ेगा, नीचे तक के पहुंचाना होगा, और ये जिम्मेदारी आप सबकी है। क्योंकि हम लोग तो क्या है, आए, बात की, चले गए, लेकिन अक्रॉस द कम्युनिटी आप लोग काम करते हैं, आप लोग मूव करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं। जब तक कि उनको उनके मसाइल, उनकी ज़रूरतें हम नहीं बताएंगे, वो नहीं समझ पाएंगे। हम बहुत भोले लोग, तो ये समझाना हमारी ज़रूरत है। प्लेटफॉर्म माने साहब ने हमको आज अवेलेबल करा दिया। इसी तरह की बातें छोटे छोटे ग्रुप्स में होनी चाहिए, इसी तरह की बातें आगे तक के पहुंचनी चाहिए। अगर हम वो पहुंचा पाए, अगर लोगों तक ये मैसेज पहुंचा पाए और रिजर्वेशन की जरूरत समझा पाए, और हमारा पॉलिटिकल राइट हम कैसा यूज कर सकते हैं, वही एक टाइम है जब हम पॉलिटिकल पावरफुल लोगों को ब्लैकमेल कर सकते हैं, तो ही हम कर सकेंगे। मैं तो अक्सर कहता हूं कि ये जो हमको जिस पार्टी से डराते हैं ना, उसका एक ही इलाज है। क्या मुसलमानों ने कह देना कि 2 इलेक्शन में हम वोटिंग को ही नहीं जाएंगे। देखिए, मैं हो गया, शेख साहब हो गए, यूसुफ साहब हो गए, हम तीनों भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं है। मैंने आपका नाम नहीं लिया। मैं जमाते इस्लामी को नॉन पॉलिटिकल मानने के लिए तैयार नहीं हूं। जिन्होंने मौलाना अबुल आला मौदूदी को पढ़ा है, वो इसको नॉन पॉलिटिकल नहीं मान सकते। ना ही हम तीनों को कभी वोट मांगने के लिए आना है। हम तीनों के बच्चे माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं, लेकिन हम अपने आप को इस कम्युनिटी के रुकन मानते हैं। अगर अल्लाह ने हम लोगों के जहनों में कुछ बात डाली है, या किताबों को पढ़कर हमने कुछ सीखा है, तो वो मैसेज आप तक के पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप तक के वो मैसेज आ गया है तो आपकी जिम्मेदारी वहां से शुरू होती है। साथ ही एक किताब भी पढ़ने की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन लिखने से पहले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट लिखा था, वो था स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज। अगर वो पूरी का पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता तो शायद हमको यहां जमा होकर इस तरह की डिमांड करने की जरूरत नहीं होती। उसमें वो कहते थे कि माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने पूरा एक लिस्ट दिया था, मेरा ख्याल है 3rd चैप्टर में, कि माइनॉरिटीज के लिए एक अफसर होना चाहिए जिसका काम सिर्फ इतना हो कि वो देखे कि माइनॉरिटीज के राइट्स का वायलेशन हो रहा क्या। आज हमारे पास नहीं है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए प्रोविजन है, लेकिन वो भी नहीं है।
उन्होंने कहा था कि एक परसेंटेज में रिजर्वेशन देना चाहिए हर फील्ड में, वो भी नहीं हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन लिखते वक्त पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का दबाव था और बड़े लोगों की कुछ मजबूरियां भी होती हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हाथ में आया है उसमें वो डिफेक्ट है। सर लोगों को अच्छा नहीं लगता जब मैं बोलता हूं कि डिफेक्ट है, लेकिन है। मुसलमानों की नज़र से वो एक डिफेक्ट बच गया। उसके बाद सन 2000 में जब इनकी गवर्नमेंट थी पहली एनडीए वाली, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने एक कमीशन अपॉइंट किया था जस्टिस वेंकट चलैया के चेयरमैनशिप में। वो उनकी नीयत अच्छी नहीं थी। उन्होंने कहा था कि रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उस टॉपिक पर रखा था। नीयत अच्छी नहीं थी लेकिन रिजल्ट एक्सेलेंट आए। उन्होंने रिकमेंडेशन कर दिया कि देखो भाई, मुसलमानों को आप कुछ करो मत करो, लेकिन पुलिस में और सिक्योरिटी के जितने फोर्सेस है सब में रिजर्वेशन देना जरूरी है। ऐसा उस कमीशन ने रिपोर्ट दे दिया, जो कमीशन इसलिए बना था कि कॉन्स्टिट्यूशन स्क्रैप करना है। तो क्या करेंगे हम ऐसे रिपोर्ट का? तो जो सच्चर कमेटी का हुआ, जो जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन का हुआ, जो महमूदुर रहमान कमीशन का हुआ, वही उस कमीशन के रिपोर्ट का हुआ। वो आज तक का पता नहीं चला कहाँ गया। तो हमको हमारी लड़ाई सिर्फ नारे लगा के नहीं होगी। जिस तरह से ये कमीशंस ने हमको आईना बता दिया कि हम बहुत पिछड़े हुए, वैसे सरकारों को भी बताना पड़ेगा कि अगर आप संविधान की कसम खाकर आए हैं तो जो संवैधानिक अधिकारों को बार बार पॉइंट आउट किया गया ये आप दीजिए, और हमको हमारे संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक होने की जरूरत है। हमको हमारी भारतीयता पूरी तरह से इनके सीने पर खड़े होकर बताने की जरूरत है कि भाई तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं था, हम ऑप्शन से भारतीय हैं, बाय चॉइस भारतीय। और हमारी कम्युनिटी में आज जो एक थोड़ा सा सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा हो रही है, उसको दूर करने की जरूरत है। और ये सब तभी हो सकता है जब रिजर्वेशन नाम की एक लकड़ी हमारे हाथ में मिलेगी। तो आप तमाम से फिर से एक मर्तबा ये दरख्वास्त करते हुए कि इस मैसेज को आगे पहुंचाइए, रिजर्वेशन की ज़रूरतों को और उसकी इम्पोर्टेंस को आगे पहुंचाइए, अल्लाह रास्ता बना ही देगा। फिर से एक मर्तबा आप तमाम का, ख़ास तौर से डॉक्टर माने साहब का, बीआरएसपी के उनके तमाम अराकीन का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़, जय भारत।